अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इसमें क्या बातें की, प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, क्योंकि सियासी तौर पर ये स्टेटमेंट्स हम सुन रहे हैं। हमारे पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। हम देखेंगे कि इसमें क्या पॉलिटिकल रेटरिक है, कितनी हकीकत है और टेक्निकली इस वक्त मईशत कहाँ खड़ी है। आखिर में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म की ना सिर्फ एंट्री हुई बल्कि वहाँ पे उनको अवार्ड भी नवाजा गया उनसे। ये अच्छी एक खबर है। प्रोग्राम के आखिरी समय हम आपसे इसको शेयर कर आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था पेशावर में। उसके बाद जो कुछ अहम ऐलानात किए गए, उसमें जो सबसे बड़ा ऐलान हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर जो तशद्दुद के मनाजर हमने देखे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लैरिटी चाहती है कि अगर अगला लॉन्ग मार्च आए तो उसमें इस तरह की ट्रीटमेंट ना की जाए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ। क्या कहा खान साहब ने, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके, मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। हमारे लिए क्या रास्ता रह जाएगा। तफ्ती अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है, ये हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो राइट देंगे। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट पे खाली यही गुफ्तगू नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नैब के हवाले से हुकूमत ने नए बिल्स पास किए हैं उनको, और ये जो तकर्रियां की जा रही हैं इनको, इन तमाम अमूर को चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। पहले इलेक्शन कमीशन इनका नौकर था, अब अपने और 2 आदमी इन्होंने भर्ती करवा लिए वहां, और अब ये नैब का अपना आदमी रखवाने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन भी चैलेंज करेंगे और नैब में भी ये जो अपना करवा रहे हैं, अपना आदमी रखवा रहे हैं, ये भी चैलेंज करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सबसे पहले तकर्रियों और नैब के हवाले से बातचीत करते हैं कि राजा रियाज साहब को अपॉइंट करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये साथ मिल बैठ के, मैं तो साजबाज कहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली कोई लेजिटिमेट ऑपोजिशन लीडर तो नहीं है, इट्स अ जोक, वो तकर्रियां कर रहे हैं। सो इन हाइंडसाइट, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी उस वक्त ख्वाहिश थी कि असेंबलियों के अंदर रहा जाए, क्या असेंबलियों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहना चाहिए था ताकि एटलीस्ट इन इश्यूज पे टफ टाइम दे सके हुकूमत को? देखिए, इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि असेंबलियों में रह के इन इश्यूज पे हम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, लेकिन जब डिबेट हुई तो उस पे ये बात तय हुई कि अगर हम एक इम्पोर्टेड हुकूमत को उसका हिस्सा बनते हैं, इस निज़ाम का जो मुसल्लत किया जा रहा है, तो हम उनको लिजिटिमेसी देंगे जो हम नहीं देना चाह रहे थे। चुनांचे हमने इस्तीफे दिए और बाहर आ गए। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि इम्पोर्टेंट फैसले करने होते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने और लीडर ऑफ द हाउस ने कई चीजों पे, जिसमें कमीशन की तकर्रियां हैं, जिसपे केयर टेकर सेटअप है। अब आप खुद हैरान होंगी कि मैंने पहली दफा देखा कि लीडर ऑफ द हाउस तकरीर कर रहे हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डेस्क बजा रहे हैं। ऑपोजिशन का काम तो हुकूमत की कमजोरियों की निशानदेही करना है और एक मुतबादिल मौक़िफ़ पेश करना है। ये ऐसी जिस कहते हैं ना पॉकेट यूनियन, आपने नाम सुना होगा कि पॉकेट यूनियंस हुआ करती थी, ये अब पॉकेट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और पॉकेट ऑपोजिशन है। इस ऑपोजिशन को कोई रिकग्नाइज नहीं करता। ये एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट से आप तवक्को करेंगे कि ये मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए माहौल पैदा करेगी और सही तकर्रियां, चेयरमैन नैब की तकर्री होनी है। लेकिन शाह साहब, ये दो मुखी लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, ऐवान के अंदर भी और सड़कों के ऊपर भी? ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं, तो ऐवान खाली छोड़ दिया, वहां पे वो ये तकर्रियां कर दें, बाद में आप अदालत में जाके चैलेंज करेंगे, लेकिन वहां पे रोक सकते थे आप लोग। मैं आपकी बात में, आपकी अपनी बात में वजन है और इसमें पार्टी के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ वो आपके सामने है। अब तो वो फैसला हो गया। अब तो देखना ये है कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ये तो एक मजाक है, ये जो ऑपोजिशन है ये तो बराए नाम है अपोजिशन है, और राजा रियाज हमारे दोस्त हैं, उनकी जो
جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف ایشوز، ان کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک جوک، یہ اگر آپ سمجھیں ایک آپشن ان کے پاس بھی ہے. شاہ صاحب آپ نے پڑھی ہوں گی، خبریں بھی ہیں اور اس طرح کی کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ بیچ وائز اب استعفے قبول کر کے یا بیچ وائز ضمنی انتخاب کرا دیں. جو پہلی لسٹ آئی ہے اس میں آپ کا نام بھی ہے، آپ کا ہے شاید، فواد چودھری صاحب کا، ایک دو اور لیڈرز کا، کہ ان کے حلقوں میں ضمنی انتخاب کرا دیتے ہیں 1.5 مہینے کے اندر اندر. دیکھیے وہ تو اپنی من پسند کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ نے انتخابات کروانے ہی ہیں تو آپ یہ سیکنڈ چوز کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کروائیے تو کراس بورڈ کروائیے. تو یہ سلیکشن کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں حلقہ بائی حلقہ، یعنی کہ پوری مشینری کو استعمال کرنا، انتظامیہ کو استعمال کرنا اور پوری دھاندلی کا ایک منصوبہ بنانے کی آپ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہر صورت کریں گے، ہر موڑ پہ کریں گے، اور جو ہمارے بس میں ہے ہم کریں گے. سر بائی الیکشن میں کیا کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشنز کال کر دیتے ہیں؟ جی، جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں، جو منحرف لوگ تھے صوبائی اسمبلی میں، جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس میں ڈائریکٹلی جو الیکٹڈ سیٹس تھی پنجاب کی وہ 20 بنتی ہیں. اس پہ آج کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاں اس پہ ہم الیکشن لڑیں گے. دیکھیے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں صرف الیکشن کے لیے نہیں، سیٹ کے لیے نہیں، ہم اس کرپٹ سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں اور لڑیں گے اور بتائیں گے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اسی چیف الیکشن کمشنر کے تحت جب یہ انتخابات ہوں گے تو پھر وہ ان پہ اعتماد نہیں ہے آپ کا اسی سسٹم، اسی نظام پہ اس وقت، تو پھر یہ کیا نتائج بھی مانے جائیں گے؟ یہ کیا ہوگا اگر جب الیکشن؟ دیکھیے ہمیں آنیسٹلی کوئی لیول پلینگ فیلڈ تو دکھائی نہیں دے رہا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو ایک ٹھوس ایگزامپل دیتا ہوں. الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر نے ایک فیصلہ دیا، یونینیمس فیصلہ، جس میں چیف الیکشن کمشنر اور اس کے دیگر 2 ممبران شامل تھے، کہ اس میں انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ووٹ کی خرید و فروخت میں ملوث پائے گئے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا جائے اور وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالوڈ تھے. یہ فیصلہ انہوں نے کیا 29 اپریل کو. آج ہو گئی ہے 28 مئی. ابھی تک اپنا ان کا فیصلہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوا، میں نے ان سے بات بھی کی، انہوں نے ایک پروسیکیوٹر بھی نامزد کر دیا، پروسیکیوٹر سے بھی میری بات ہوئی، بس وہ بھی حاضر ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے. 1 مہینہ ہو گیا، ان کا اپنا آرڈر ہے، یا تو ہوتا نا کوئی اور آرڈر ہوتا، انہوں نے اپنے خالص پہ خود فیصلہ کیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس سے کیا کانفیڈنس چاہتا ہے اپوزیشن کو؟ اسی لیے شاہ صاحب کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی قیادت بات کرتی ہے کہ شاید آخری کوئی ہمارے پاس طریقہ کار ہو تو ہم پنجاب اسمبلیوں سے اور باقی اسمبلیوں سے بھی استعفے دیں. ادھر لگ رہا ہے کہ اگر آپ ضمنی انتخاب لڑیں گے تو جن اسمبلیوں سے آپ نکلیں اس میں آپ دوبارہ اسی سسٹم، انہی واچ ڈاگس کے تحت آپ تو دوبارہ نہیں ہم اسمبلیوں میں ہمیں اسمبلیوں میں جانے کا، بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. وی آر کسی کہتے ہیں نا پولیٹیکل اپنا نیریٹو بیان کریں گے اور پولیٹیکل جو ہے نا ان کو سپیس نہیں دینا چاہتے. اور ایسا اگر وہ جیت لی آپ نے نشست، اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ استعفیٰ دے دیں گے یا پھر کیا؟ نہیں، اگر جیت لیتے ہیں تو اس پہ پھر ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے کہ ہم نے ان کو لیجیٹیمیٹ بھی نہیں کرنا اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کو فری رن بھی نہ دیا جائے. ابھی لانگ مارچ کے حوالے سے اگلے 6 دن کے بعد 6 دن یہ مکمل کب ہوں گے اور یہ تاریخ دینی کس دن ہے؟ کیونکہ حکومت نے تو کہہ دیا کہ دباؤ میں آ کے ہم تو کوئی تاریخ نہیں دے رہے الیکشن کی، تو وہاں سے تو نہ ہی سمجھیے، یعنی کہ اب لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان تو کرنا ہی ہوگا. تو یہ متوقع کس تاریخ تک ڈیٹ کا اعلان ہوگا؟ جیسے کہ آج چیئرمین عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اسلام آباد میں جب وہ مخاطب ہوئے اس 25 مئی کو رکاوٹوں کے باوجود، شیلنگ، ٹیئر کیسنگ اور ان کی بربریت کے باوجود ہمت کر کے جو پہنچے، ہم شکر گزار ہیں ان کارکنان کا
जिन्होंने ये मुमकिन करके दिखाया, कंटेनर्स हटा के, मुकाबले करके, और पुलिस की जो है दहशत को बर्दाश्त किया, उनकी हमा किस्म की रुकावटों को बर्दाश्त किया। तो उन्होंने कहा 6 दिन के बाद मैं अनाउंस करूंगा। 6 दिन जैसे पूरे होते हैं वो 6 दिन आज से होंगे, क्योंकि पिछले उसमें उन्होंने कहा कि पिछले अनाउंसमेंट की थी कि 6 दिन के बाद, तो वो 6 दिन की काउंटडाउन आज से शुरू होगा। आई थिंक आप आज फरमाया है, या देखिए 25-26 से हो सकता है, आज से हो सकता है, एक आध दिन आगे पीछे होगा, तो डेट वो दे देंगे। इट डजंट मैटर। सर एग्रीमेंट है, कंप्लीट एग्रीमेंट है जमात के अंदर कि जी लॉन्ग मार्च करना चाहिए, या उसमें भी कुछ राय, मुतजाद राय है? मुत्तफिका राय थी, इस पे कोई दो आरा नहीं थी। सबका ख्याल ये था कि ये दावे करते रहे कि जी इसके बंदे नहीं निकले, ये नहीं। भाई आप कंटेनर हटा दें। और हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने फैसला सादर फरमाया हमारी पिटीशन पर कि रुकावटें हटा दो। रुकावटें खड़ी करने का कोई जवाब नहीं है। राइट टू असेंबल हमारा राइट है, राइट हमारा फंडामेंटल राइट है ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट। और गिरफ्तारियों को उन्होंने कहा फौरन इनके बंदों को रिहा करो। तो बेसिकली हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो रुकावटें, और सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद भी इन्होंने फ्लाउट किया, उसके बावजूद शेलिंग होती रही, शाम रात तक शेलिंग होती रही। तो हम उनसे वजाहत चाह रहे हैं कि ये आपने फैसला फरमाया था, ये हमारा इरादा है। तो उनके लिए जो है एक ज़ाब्ता आप उसका तयन फरमा दें, ताकि हमें पता हो हमने क्या करना है, और हुकूमत को भी कैटेगोरिकली कहे कि ये चीज काबिले कबूल और काबिले बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए ये एक तो उनकी अपनी साख मुतासिर हुई, इनकी कोई इज्जत में, इनके वकार में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने इसको पसंद किया। हम इंशाअल्लाह अपना नुक्ते नजर और अपना मौक़िफ़ और अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जुस्तजू जारी रखेंगे। तो शाह साहब वो तो अभी भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि आप आ जाइए इस्लामाबाद, H9 वाली आपकी खुद की पसंद का वो वेन्यू था, वो हम आपको अगर वहां पे आना है तो आए, बैठ के एहतजाज करें। तो उनकी इन यकीन दहानियों के ऊपर अभी आपको यकीन नहीं, आपको लगता है वो दोबारा फोर्स इस्तेमाल करेंगे? वो कहते हैं डी चौक की तरफ ना आए, उधर आप ये बताइए कि राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारियां शुरू क्यों करवाई थी? उन्होंने 22-23 को गिरफ्तारियां क्यों शुरू की? और उन गिरफ्तारियों से पहले उन्होंने पूरे पंजाब की इंतजामिया तब्दील की, और उन्होंने जिस किस्म के ऑफिसर्स लगाए, मिसाल के तौर पे DIG ऑपरेशन का जो रवैया था लाहौर का, और जो अपना CPO लाहौर का रवैया था, जो IG इस्लामाबाद ने किया, ये कोई किसी से छुपा हुआ तो नहीं है जो इन्होंने जो कुछ किया। तो अगर आपको इतना एतमाद है तो फिर आप ये रुकावटें और ये गिरफ्तारियां मत कीजिए। टेयर गैस करने का कोई जवाब नहीं आपको करने का। आप आए, हमने आपको इस्लामाबाद में रोका, हमने कोई आपको टेयर गैस किया, हमने गिरफ्तारियां की, हिम्मत पकड़े, हौसला रखे और सुनने की जुर्रत पैदा करें। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद। कह रहे थे कि ज़मीनी इंतखाबात हुकूमत कॉल करती है तो वो उसमें बतौर कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हिस्सा लेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो जरा सियासी रेटरिक से हट के टेक्निकल बात करेंगे, मईशत की हालत के हवाले से बहुत सारे सवाल जो मैं भी जानना चाहती हूँ। मसलन क्या पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी? क्या जो है पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहे जैसे कि हमें बताया जा रहा है कुछ सियासी क़यादत की तरफ से? ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको ढूंढेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आजकल हम बड़ी सियासी जो हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव है और जो उससे जुड़े इकोनॉमी के बारे में सवालात है, उसमें हम श्रीलंका के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि मौशी हालात श्रीलंका के करीब तर होने के इम्कानात है पाकिस्तान के। ज़रा आपको क्विकली बताते हैं कि श्रीलंका दिवालिया होने के इस दहाने तक कैसे पहुंचा है। मुआशी माहिरीन के नज़दीक बैरूनी कर्जों और टैक्स से मुतालिक हुकूमती इक़दामात श्रीलंका को दरपेश तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान की वजूहात में शामिल है। 2019 में जब वहाँ जो सदर थे राजापक्से, तो उन्होंने हुकूमत ने टैक्स इस्लाहात की मद में वैट टैक्स को 15% से कम करके 8% कर दिया था, जबकि 7 दीगर इक़साम के टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए थे।
5 साल तक मुस्तकिल टैक्स छूट देते हुए हुकूमत का ख्याल था कि अगरचे टैक्स आमद में कमी होगी मगर सब्सिडी की रकम ताजिर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जिससे मईशत मुस्तहकम होगी, मगर ये तजर्बा नाकाम हो गया। श्रीलंका की आमदन का बड़ा हिस्सा सयाहत से होता है, मगर कोरोना आलमी वबा के बायस लगने वाली सफरी पाबंदियों से वहां सयाहत खत्म हो गई। मौशी बहरान दिन ब दिन बढ़ता गया और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी आती रही और डॉलर का रेट बढ़ता चला गया। श्रीलंका हुकूमत इस बहरान से निपटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद समेत IMF के पास भी गई। अच्छा, अब जो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, ये ज़रा ट्रेंड देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2019 में कितने थे, 2020 में घट गए, 2021 में मजीद घट गए और अप्रैल 2022 में अब सिर्फ 1.8 अरब डॉलर हैं, यानी 4 साल में कितनी तेजी से ये गिरे। श्रीलंकन रुपए की कदर में कमी हुई और डॉलर की कीमत वहां पे बढ़ती गई। अब आप देखें कि 2017 से 18 के दरमियान जो है 150 से 180 रुपए कीमत थी, 2019 से 2020 तक 177 से 185 रुपए तक थी। आगे बढ़ के हम देखते हैं तो जनवरी में 2021 के 190, नवंबर में 200 रुपए होती है, मार्च से मई 2022 के दौरान यानी सिर्फ 3 माह में 200 से ये तजावुज करके 360 रुपए तक चला गया, यानी कि 160 रुपए का फर्क सिर्फ 3 महीने में डॉलर की कीमत में वहां पे पड़ा। डॉलर्स की कमी की वजह से श्रीलंका ने इराक, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया में अपने सफारत खाने और काउंसिल खाने बंद कर दिए। इससे पहले गुज़श्ता बरस दिसंबर में भी नाइजीरिया, जर्मनी और कब्रस में श्रीलंका ने अपने सिफारती मिशन बंद कर दिए थे। श्रीलंका 2007 से मुसलसल गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। मजमूई तौर पर यह कर्ज 11 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है और इस कर्ज में सबसे ज्यादा यानी 36.4% हिस्सा हुकूमत के बैनुल अक़वामी बॉन्ड से हासिल करता कर्जों पर मुश्तमिल है। श्रीलंका ने 2026 तक अब 25 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज अदा करने हैं, जिनमें से इस साल 7 अरब डॉलर वाजिबुल अदा है। खाने पीने की अशिया, अद्वियात की किल्लत, कीमतों में बेइंतहा वहां इजाफा हो चुका है। विजुअल्स तो आप देखते ही हैं सोशल मीडिया पे। बिजली के दस्तयाबी के बायस मुल्क का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ है। श्रीलंकन हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स पर बढ़ते हुए हजूम के पेश नजर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फौज भी तैनात कर रखी है। हुकूमत श्रीलंका में कागज के बहरान के बायस स्कूलों में इम्तिहानात मुलतवी हुए, अखबारात ने अपनी अशात मुअत्तल की, यहाँ तक कि बिजली के बिल भी प्रिंट नहीं किए जा सके। इसी तरह के जो सवालात हैं कि क्या ये मुल्क श्रीलंका बनने के करीब है, क्योंकि सियासी क़यादत ये बात कहती है। दूसरा जो ये बात ये कहते हैं जी कि रशिया से सस्ते दामों पेट्रोल खरीदना चाहिए है, ये भी हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात आ रही। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं सियासी बुनियाद पे खड़े किए जाते हैं, लेकिन साथ साथ उनके टेक्निकल जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शब्बर ज़ैदी साहब, साबिक चेयरमैन FPR, माहिर माशियात मौजूद हैं। अकबर ज़ैदी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया अकबर साहब। बहुत ज़्यादा सियासी रेटोरिक भी है हमारी जो इकोनॉमी जैसे सीरियस टॉपिक के इर्द गिर्द, तो बहुत सारे रेटोरिकल क्वेश्चंस भी हैं जिनके मेरा ख्याल है टेक्निकल और प्रिसाइज जवाब ढूंढने की हमें ज़रूरत है। अकबर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमें सुन रहे हैं बार बार ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कि मुल्क के जो माशी हालात है वो इस नहज तक है कि बस हम श्रीलंका बनने से कुछ ही हफ्तों या महीनों की दूरी पे हैं। क्या ये बात टेक्निकली करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ना हम श्रीलंका बनेंगे, ना हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, ना ये मुल्क तबाह होगा, ये नहीं होगा। ऐसे कई दफ़ा होता है, इस तरह के हालात बिगड़ जाते हैं। अगर आप देखें हमारे कुछ आदाद शुमार बुरे नहीं हैं। पिछले ये जो साल चल रहा है इक़्तिसादी साल, इसमें अच्छे हुए हैं। बुनियादी तौर पे जो मसला है वो डॉलर रेट का है और इन्फ्लेशन का है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है, तो इसमें दो पहलू हैं। आप कह रहे हैं सियासी गुफ्तगू चल रही है, ये बुनियादी तौर पे है ही सियासी मसला। ये इन्होंने एक तो जो नई हुकूमत आई, ये 6 हफ्ते देर कर दी। इनको आते ही ये फौरी तौर पे कर देना चाहिए था ताकि ये मामला एकदम ख़त्म हो जाता, फिर उसके बाद ये अपने पैर जमाते। तो इन्होंने जिस वजह से भी देर लगाई है, ये ख़ास तौर पे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए, ये इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन अब मसला ये है कि ये हुकूमत ये नहीं पता कितने दिन तक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सियासी मसला है। अगर 1 साल है तो इनकी हिकमत अमली फ़र्क होगी, अगर 4 महीने तो इनकी बहुत फ़र्क होगी। ये कुछ नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। अगर 1 साल है तो फिर ये इनको चाहिए कि अभी सख्त फैसले करें
ताकि आगे जाकर ये इस तरह के फैसले कर सके कि इक्तिसादी तौर पर मुल्क बेहतर हो सके। अकबर साहब, अभी आज जी अभी आज जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया क्या पेट्रोल की कीमत चंद दिनों बाद दोबारा बढ़ेगी, उन्होंने कहा मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता, बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती। तो मैं बता देता हूँ, हाँ। मैं बता देता हूँ, बढ़ेगी। इसका सवाल, वो सियासी आदमी है, वो ये कहेंगे, वो अभी 20 रुपए बढ़ाने के बाद वो ये तो नहीं कहेंगे हाँ अभी परसों 20 रुपए और 30 रुपए, 30 रुपए बिल्कुल बढ़ेगी। आलमी नहीं, हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ, आलमी मंडी में तो बढ़ी है और हमारी जो सब्सिडी है उसको और कम करने की जरूरत है, बिल्कुल बढ़ेगी। तैयार रहें, अपने जब भी मौका मिले पेट्रोल जो भी भर सकता है भर ले, क्योंकि ये एकदम ओवरनाइट जैसे पिछले अभी 2 दिन पहले हुई थी कि रात के 8 बजे अनाउंस हो गया, लाइनें लगी हुई थी, लेकिन एक दिन की बात है, अगले दिन तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी, बिल्कुल बढ़ेगी और हमारे रुपए का रेट थोड़ा बेहतर होगा, फिर बिगड़ जाएगा। ये कोई भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, PML हो या ये इमरान खान हो, ये इनके बस की काम नहीं है कि ये चंद दिनों में मईशत सही करें। इसके लिए बहुत दूररस फैसले करने पड़ेंगे मईशत को संभालने के लिए। और ये मैं पूछूंगी आपसे, ये सवाल पूछूंगी कि वो दूररस फैसले क्या होंगे, मेरा आखिरी सवाल होगा आप दोनों से। शबर साहब, आज भी मैं पढ़ रही थी कि कुछ ममालिक अब रूस से तेल ले रहे हैं। अभी इस इंटरव्यू में आने से पहले मैंने देखा श्रीलंका ने भी, क्योंकि बड़े बुरे हालात हैं, चूंकि बहुत श्रीलंका के बारे में बात हुई तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो उन्होंने भी अब रूस से तेल लिया है। ऑब्वियसली उन्हें अब यूरोपीय यूनियन की जो एम्बार्गोज या नाराजगी वो सहनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान में भी हम सुन रहे हैं कि भाई ये रशियन तेल के बारे में मुआहदे करने चाहिए हैं, बातचीत हो रही थी, अगर तेल लेना है तो वहां से लें, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा आपके ऊपर। देखिए मारिया, अस्सलाम वालेकुम, आपने मौका दिया, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो सवाल आपने अकबर साहब से किया था उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, 2 मिनट। श्योर। देखिए अकबर साहब मईशत दान हैं तो वो शायद उसको इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं प्रिंसिपली एक अकाउंटेंट हूँ या कैशियर हूँ, और तो मैं शायद किसी और नज़रिए से देखता हूँ पाकिस्तान के करंट अकाउंट को। पाकिस्तान का करंट अकाउंट हमें कोई अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम श्रीलंका होने जा रहे हैं, मगर अगर कोई ये समझता है कि हमने अपने करंट अकाउंट को संभाल लिया है या हम सही रास्ते पर आ गए हैं, तो वो मेरे हिसाब से, ज़ाती हिसाब से, मैं एज ए प्योरली अकाउंटेंट बात कर रहा हूँ, वो अच्छा नहीं है। और सिर्फ ये नहीं कि ये अच्छा नहीं है, बल्कि 23, 24, 25 और 26 जो आगे 4 साल आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं। और अगर पाकिस्तान ने अपने इंपोर्ट बिल को नहीं संभाला, जो कि हमारी रवायत रही है, तो हमारे लिए कोई बईद नहीं है कि हम उन खराबी में चले जाएं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम मुस्तकिल रोल ओवर लेकर, ये कर्जों का रोल ओवर लेकर, कर्जों का बैलेंस बढ़ाकर मुल्क को चला सकते, तो मेरा ज़ाती ख्याल में ये कोई अच्छा कदम नहीं है। पाकिस्तान को अपना करंट सेटल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ज़ाती हिसाब में हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है श्रीलंका जी। अच्छा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मेरी ज़ाती व्यू है, मे भी ठीक है सर, इट्स ओके। हाँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हमें भी मिले और आम आदमी को भी समझ में आए ये बात। हाँ। मैंने एक 3-4 दिन पहले एक बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान करंट अकाउंट के ऊपर अकाउंटेंट्स व्यू, मैंने 4 साल की फिगर्स दी थी जो मैंने IMF की फिगर से उठा के दी थी, और मैंने उसमें ये लिखा था कि ये मुझे इकोनॉमिस्ट को समझ आ रही होगी, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो अपनी कैश गिनता हूँ कि कितना डॉलर आया और कितना डॉलर गया, उस डॉलर आने और जाने में मुझे तो बैलेंस, मेरी किताबें बैलेंस नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो अगर हम किताबें बैलेंस नहीं हो रही हैं और हम इस ख्याल में या इस बस्ती में बैठे हैं कि हमारा हाल बुरा नहीं होगा, तो ये आपने मुझसे कहा टेक्निकल जवाब दें, तो ये मेरा टेक्निकल जवाब है। अच्छा सर, अब वो उस सवाल पे आ जाए, वो जो रशियन ऑयल वाली, बिकॉज ये बात भी बहुत ज्यादा सियासी तौर पे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल PTI उठाती है, PMLN भी। जी, आपको रशियन ऑयल पे जवाब दे दूं। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि रशियन ऑयल का अभी तक कोई मार्केट डेवलप नहीं हुआ है, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल होता है वो एक सर्टेन तरीके से बिकता है, तो और जो US की सैंक्शन है, तो हो सकता है कि कोई बायलैटरल अरेंजमेंट के तहत रशियन ऑयल हमारे पास आ जाए और वो थोड़ा सस्ता भी हो। मगर ये भी मैं आपको बता दूं,
یہ بھی ایک ٹیمپریری فیز ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہم بار بار آئل پرائسز کی بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ضرور ہے, مگر پاکستان کو جو IMF کنڈیشن اور جو آگے چیزیں کرنی ہیں, اس میں یہ ایک بڑا معمولی ایپیٹائزر ہے, یہ ایک ایپیٹائزر ہے. تو یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آئل کی قیمت 20 روپے بڑھا دی تو ہم نے سارے مسائل حل کر دیے. یہ میرے حساب سے غلط ہے, اور میں 100% ایگری کرتا ہوں اکبر زیدی صاحب کی بات سے کہ آئل پرائسز کو آپ کو اور بڑھانا پڑے گا, اور یہ اس کا بالکل 100% امپیکٹ ہے. اور یہ بات سے میں ایگری کرتا ہوں اکبر صاحب کی کہ جس طرح سے جو 45 دن ہم نے دیکھے ہیں, جس طرح سے گورنمنٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کا پالیسی میکنگ ہے, اس ملک کی معاشی جو سواری ہے اس کی لگام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ڈیلیز افورڈ نہیں کر سکتے ہم. مجھے تھوڑا سا یہ آپ لوگ غلط, یہ میڈیا غلط بات کر رہا ہے. اچھا دیکھیں, یہ سوال الٹا ہے. معاشی جو آپ کا پروگرام ہے وہ ایک ڈیزائن ہو چکا ہے, اسٹیٹ نے ڈیزائن کر لیا ہے. اب ان کو اگر سمجھ آتا ہے تو یہ رہ جائیں, نہیں سمجھ آتا تو چلے جائیں. یہ الٹا یہ نہیں ہے کہ یہ کریں. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. صحیح, یہ چوائس اسٹیٹ کے پاس ہے یا IMF کے پاس ہے. صحیح. دس میک سینس, یہ اب یہ دس میک سینس. ایک اور تھوڑا سا آگے مجھے بڑھ کے, یہ اس لیے کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے سیاست بھی کرنی ہے, اگلے الیکشن میں ووٹ لینے بھی جانا ہے. میرا سوال سن لیجئے. میری بات نہیں سمجھ رہی. سیاست نہیں, سیاست کا قصہ ختم ہو چکا ہے. سر ابھی ہو رہی ہے. پلیز آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرے سوال بھی پھر میں اس کا جواب آپ سے بھی لوں گی. اکبر صاحب, کل جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں پرسوں, تو اس کے بعد کل PM صاحب نے آ کے باقاعدہ بتایا کہ ہم کس طرح سے کچھ سلیکٹڈ ٹارگیٹڈ خاندانوں کو ہم پیسے دیں گے, ایک طرح سے سبسڈی دیں گے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ ہوگی. ان کو شاید 2000 روپیز پر منتھ جو وہ دیے جائیں گے. سو کیا پھر اس طرح کی سبسڈیز دینا اس وقت افورڈ کر سکتا ہے ملک؟ آبویسلی, اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے فور شیور. جی, اس کا مسئلہ یہ خسارہ تو تب بھی ہوگا, شاید اتنا زیادہ نہ ہو جتنا پہلے ہو رہا تھا ہر مہینے پیٹرول کی سبسڈی سے. لیکن یہ کم از کم جیسے بار بار مفتاح اسماعیل بھی وہی مثال دیتے تھے کہ جب میں پیٹرول بھرانے جاتا تھا تو میری 100 لیٹر میں بھرتا تھا تو یعنی 5000 روپے یا جو بھی ہے اس وقت میری بچت ہو جاتی تھی, اور مجھے کیا ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو کوشش کریں گے کہ ایسے خاندانوں کو, ایسے افراد کو یہ ٹارگٹ کریں, جو اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کے پاس اگر ڈیٹا ہے پھر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ایسی اسکیمز میں خرد برد بہت ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ مفتاح اسماعیل سے جو سوال پوچھا گیا تھا ان کو کہہ دینا چاہیے تھا بالکل بڑھے گی, آپ تیار رہیے گا. اب یہ جو ہے نا, اگر کم از کم یہ حقیقت اپنی تسلیم کر لیں کہ دیکھیں اقتصادی حالات صحیح نہیں ہیں, کچھ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ہم نے 2 دن پہلے کیے تھے اور کرنے پڑیں گے, تاکہ فی الحال یہ اہم بات ہے, فی الحال معیشت جو ہے نا تھوڑی مستحکم ہو جائے. اس سے کوئی بہتری نہیں آنے والی, اسے تھوڑی سی جو ہے مستحکم ہونے کی بات ہے. تو یہ ہے اصل بات. شبر صاحب, اب اس میں ایک اور جو سوال وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے امپورٹ ان کی بین کر دی ہے. میں پرسنلی جانتی ہوں بہت سارے ایسے بڑے بزنسز ہیں جو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت تو ہے, تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس کو کسی اور طریقے سے اس کو ایکوائر کریں گے؟ دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کیا ہمیں پیسے لگانے پڑیں گے ایکسٹرا لوگوں کو, تاکہ بھئی یہ چیز ہم, کیونکہ ہمارے بزنس میں کوئی فوڈ آئٹمز ہیں, اس طرح کی چیزیں اس میں استعمال میں آئیں گی. تو کیا یہ ایک سمارٹ اپروچ ہے؟ کیا اس سے ہماری اتنی بچت ہو رہی ہے کہ ہمارے امپورٹ بل میں کہ ہم ان چیزوں کو بین کر دیں؟ دیکھیں, میرا ذاتی ویو ہے کہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کا کبھی سبجیکٹ نہیں رہا, اور یہ جو ایسے فوڈ آئٹم ہے جو پاکستان میں بنتی ہیں یا پاکستان کے لیے غیر ضروری ہیں, اس پہ جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ آبزرویشن جو کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈسٹریل کو یوز ہوتا ہے, مجھے کوئی ایسی آئٹم نظر نہیں آئی جو انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے. تو یہ ان کی بلا وجہ کی بات ہے. اور پاکستان کے جو معروضی حالات اس وقت ہیں تو اس میں یہ پابندی میرے حساب سے جائز ہے, اور یہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. مگر یہ میں بالکل ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس کی کوانٹم $6 بلین ہے. اس کی کوانٹم $6 بلین نہیں ہے. یہ میرے حساب سے 1 سے 1.5 بلین ہے, میکسیمم $2 بلین ہو جائے گی, جو کہ پاکستان کے لیے بہت اس وقت اہمیت رکھتی ہے. مگر جو ماریا جس بات کا آپ لوگ ذکر نہیں کر رہے اور نہ گورنمنٹ ذکر, گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر جہاں تک میری انفارمیشن ہے
6 बिलियन का फूड आइटम इंपोर्ट किया है जी, $6 बिलियन का, ठीक है। उसमें चाय भी है और उसमें एडिबल ऑयल भी है और चीजें भी हैं। तो हम तो उस जगह पे चले गए हैं जहां हम फूड आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि ये आइटम 1 बिलियन की बंद कर, ठीक है, एक लिहाज से अच्छा है, मगर जिस तरह अकबर भाई कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि ये जो नुस्खे अपनाए जा रहे हैं ये पाकिस्तान की मईशत को सही नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल इस बात में बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। पाकिस्तान की सही करने के लिए आपको थोड़ी सी डीप सर्जरी करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अकबर साहब, एक और ऑब्वियसली अगेन ये अगले साल इलेक्शन होना है, तो एक और जो बात कही जाती है सियासी तौर पे कि इस साल एक मुश्किल बजट दे देंगे, लेकिन अगले साल इलेक्शन से पहले, जैसे पहले जो इलेक्शन ईयर का एक बजट होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा रिलीफ दे देते हैं, अगली हुकूमतों के लिए आप लैंड माइन्स बेशक वो बिछा जाएं, तो ये है कि भाई उस वक्त हम एक रिलेटिवली आसान बजट पास कर देंगे। तो ये क्या पॉसिबल होगा अगले साल? जी, मुझे लगता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ठहर जाती है और उनको निकाला नहीं जाता है, वो चले वो उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार ना जाते, तो वो भी यही करते, क्योंकि हिकमत अमली यही होती कि इस वक्त ज़रा मुश्किल हालात कर लो और फिर बाद में जब इलेक्शन आने वाले होंगे अगस्त सितंबर में जब भी होते हैं, तो उस वक्त जो है कुछ बहुत ज़्यादा छूट देते। लेकिन ये दो महीने में बजट के असर फौरी तौर पे नहीं होते, तो इनको ये करना पड़ेगा कि गालिबन मार्च अप्रैल में ये खर्चे ज़्यादा बढ़ाने शुरू कर देंगे ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों। अभी तो ये कह रहे हैं हम बहुत कटौती करेंगे तालीम की, HEC की, सबकी ये बजट कम कर रहे हैं, जो आज के अखबार में खबरें आई हैं और जो चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, और इनको करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे जैसे इनको पता चलेगा कि वो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो ये अपना हाथ खोल देंगे। इसका मतलब ये कहेंगे कि हमारा मसला नहीं, अभी हम खसारा जितना बड़ा हो जाता है हो जाए, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो भी हुकूमत है हम वापस आएंगे, अगर यही लोग हैं तो फिर हम इसको एड्रेस करेंगे। मेरे ख्याल है इनको करना तो यही चाहिए सियासी तौर पे, लेकिन गालिबन ऐसे ही होगा, और इमरान खान भी यही करते हैं, उनकी हुकूमत भी यही करती है। शब्बर साहब के ऊपर ये जरा बता देना लोगों को कि वो अपनी कमर कस लें, किन किन चीज़ों के लिए वो अगले 6 महीने मेंटली रेडी हो जाएं। एक तो ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बाकी चीज़ों से उससे जुड़ी जो कीमत है वो बढ़ेगी, इसके अलावा कुछ और सरप्राइजेज, हिडन सरप्राइजेज हैं ताकि मेंटली प्रिपेयर कर लें अपने आप को। देखिए, बात ये ना कि जो पाकिस्तान की मईशत में जब आपने इंपोर्ट बिल में पाबंदी लगाई, पेट्रोल को महंगा किया, और आप अभी इंपोर्ट के बिल को और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो पाकिस्तान में आपको इकोनॉमी को एक्सपेंशन की जगह पर कॉन्ट्रैक्शन पर जाना पड़ेगा, सब सुकेड़ना पड़ेगा। जब आप इकोनॉमी को सुकेड़ेंगे तो आपके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, आपका डिस्काउंट रेट आपने बहुत हाई कर दिया, तो तमाम वो चीजें कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी सुकड़ती है। तो आप ये मुझे बताइए कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ये है, और इसमें आप इकोनॉमी को जब सुकेड़ेंगे, और सुकेड़ेंगे ये नहीं कि खुद सुकेड़ेंगे बल्कि वो आपकी सोच समझ के करेंगे, तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक डिससेटिस्फेक्शन आएगी, और साथ में उसके साथ आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और एम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन आएगी। तो ये दो चीजें जो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन भी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखे क्या किया इन्होंने, जब ये आए थे तो 180 पे डॉलर था, तो 20 रुपए का डॉलर तो इन्होंने सिर्फ अपनी 2 महीने में बैठ के सोचने में डाल दिया ना जी। तो वो तो बढ़ गई 20%। तो वो तो ये तो बेसिकली, मगर मैं थोड़ी सी आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ इस बात पे यहाँ पर कि मुझे कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जिसमें अगला बजट ये गवर्नमेंट देगी। अच्छा, ये तो मुझे कोई सिचुएशन, तो ये भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि ये बजट भी ये देंगे। अच्छा, चले, ये बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी हमारे साथ मौजूद थे, अकबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो जो तमाम बेसिक सवालात हैं कि क्या कहीं हम श्रीलंका तो नहीं बनने जा रहे, क्या ये पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी, उन सब के जवाबात उन्होंने आपको दे दिए। ब्रेक पे जाएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा। इसके बाद पाकिस्तानी फिल्म ने जो कैन्स ज्यूरी का अवार्ड जीत लिया है, बड़ी प्रेस्टिजियस बात है। इस पर प्रोग्राम के अगले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आखिर में एक अच्छी खबर हम आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तानी जो फिल्म है, कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पहली और उसकी तारीखी एंट्री हुई। जॉयलैंड पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसकी रिलीज से कबल ही कैन्स फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग की गई। हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ़ के तौर पर फिल्म की कास्ट को कैन्स फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन पेश किया गया, और ये पहली एंट्री भी थी
اور تاریخی طور پہ یہ پہلی فتح بھی تھی کسی بھی پاکستانی فلم کی. جوائے لینڈ نے جو کینز کا دوسرا بڑا ایوارڈ ہے جوری پرائز ان دا انسرٹن ریگارڈ, اس کو یہ ایوارڈ اپنے نام کیا. یہ ایک کہانی ایک خواجہ سرا کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کے گرد گھومتی ہے. سائم صادق کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کو سرمد کھوسٹ اور اپوروا چرن نے پروڈیوس کیا ہے. سرود گیلانی, ثانیہ سعید, علی جنیجو, ثنا جعفری, لینا خان سمیت جو دیگر اداکار ہیں اس فلم میں انہوں نے ایکٹ کیا ہے. سو یہ اچھی خبر اپنے کا پروگرام کا آج اس حوالے سے کرے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.